टुडे डियर लर्नर्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैलकुलस का बेसिक्स कैसे स्टार्ट करते हैं और उसकी हमको क्या प्री रिक्वेस्टिक चीजें थी। तो छोटा सा उसको अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि क्या क्या हमने इसमें पढ़ा था, तो मैं आपको बताता हूं कि हमने इसमें देखा कि फंक्शंस क्या होते हैं, ग्राफ क्या होते हैं, स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं और उसमें ट्रिग्नोमेट्री का कितना यूज है। ये सारी कैलकुलस है फॉर फिजिक्स, या आप बोल सकते हो कैलकुलस फॉर बिगनर्स। और इसका हमको यूज कहां पड़ने वाला है? हमको इसका यूज होगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए। नीट हो, जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, मैथ्स के बच्चों को या पीसीएम वालों को इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, बिकॉज उनके पास कैलकुलस तो एक सब्जेक्ट है ही, मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है या एक पूरी बुक है, ऐसे मान सकते हैं हम। और इसकी ज्यादा जरूरत है एप्लीकेशन वाली बात को समझने के लिए कि हम इसको फिजिक्स में अप्लाई कैसे करेंगे। तो प्री रिक्वेस्टिक क्या बताया था मैंने? फंक्शन। फंक्शन को मैंने बोला कि फंक्शन क्या होता है कि अगर हम किसी भी रिलेशन को एस्टैब्लिश करते हैं, किसी संबंध को स्थापित करते हैं, तो जैसे वृत्त की परिधि का संबंध है, सर्कमफेरेंस का रिलेशन है, तो हम बोलेंगे कि सर्कल का सर्कमफेरेंस परिधि त्रिज्या का फलन है, इज द फंक्शन ऑफ आर। सिमिलरली अगर अपन क्षेत्रफल बोलेंगे तो क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे? एरिया इज द फंक्शन ऑफ आर, यानी वो आर पे डिपेंड कर रहा है। अगर इसके परिमाप को बोला, पी फॉर परिमाप मान लो इंग्लिश में पैरामीटर, तो वो ए और बी दोनों पे ही डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन दोनों का है वो। तो y इज द फंक्शन ऑफ x, जिसमें x और y दोनों ही वेरिएबल्स हैं, चर हैं, बट ये डिपेंडेंट चर है, यानी कि किसी पर डिपेंड करता है और ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। इसके साथ हमने बात करी थी ग्राफ की, फिर इसमें स्लोप आया था, तो इसको मैं आपको एक पिक्चर से दिखाता हूं। स्लोप ऑफ ए लाइन कैसे रिप्रेजेंट करा है कि यहाँ पर हमने y और x में एक ग्राफ प्लॉट करा, इसमें दो पॉइंट लिए, दो पॉइंट में हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, ट्राइंगल बनाया, और ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमको बेसिक चाहिए थी ना, उसको यूज कर लिया। और वो कितना है बेसिक्स? बेसिक का क्या मतलब है यहाँ पर? बेसिक का मतलब सिर्फ आपको परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेना है, लंब और आधार। ये है हमारा परपेंडिकुलर वाला सेक्शन और ये है हमारा बेस वाला सेक्शन आधार का। इस वाली डिस्टेंस को देखेंगे तो ये आएगा y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1। हम कर चुके हैं, जस्ट मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं इसको। तो इस परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को मैंने बोला स्लोप, ढलान। और इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली क्या डिफाइन कर दिया है बच्चों हमने? ट्रिग्नोमेट्री में मैंने इसको बोल दिया है कि ये है tan ऑफ थीटा। अगर थीटा लेस देन 90 है तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव, और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है, एंगल हमेशा धनात्मक x दिशा से, पॉजिटिव x एक्सिस से, तो m नेगेटिव हो गया। m का वैल्यू 0, तो इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा? बिटवीन y एंड x स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब जीरो स्लोप, इसमें कोई इसका ढलान नहीं आया है। ठीक है, आगे की बात करने से पहले फिर से मैं यही वाली चीज को बढ़ाता हूं कि जैसे मुझे अभी मेरे को आना है कि मेरे को कैलकुलस की डिफरेंशिएशन की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। तो y इज द फंक्शन ऑफ x। यहां पर हमने एक ग्राफ प्लॉट करा है जिसको मैंने बनाया है ऐसे। देखो, ये दो पॉइंट लिए और इन दोनों पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लिख लिया। ये आपको याद होगा, इसको क्या लिखा था? डेल्टा y, और इसको लिखा था डेल्टा x। एक है डेल्टा y और एक डेल्टा x। इस ट्राइंगल के इस एंगल के रिलेशन को अपन tan ऑफ थीटा बोल देते हैं, तो हमने बोला स्लोप। बट अब मैं जिस बात को बोल रहा हूँ उसी का आपको ध्यान रखना है। व्हेन वी से कि वी राइट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैंने बोला था कि चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। चेंज इन y, देखो, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि y में परिवर्तन नोट कर रहे हैं बच्चों हम, और किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। अब मुझे ये देख के बताओ कि क्या इस लाइन का स्लोप पूरे रास्ते एक जैसा है? हाँ, बिकॉज एंगल तो वही है। पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट 10th क्लास में आपने पढ़ा है। ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर रहेगा, तो इसका मतलब ये जो tan थीटा आ रहा है ना, वो तो सेम है। ठीक है, तो हमने ये क्या देखा है? हमने इसको देखा है चेंज, और ये चेंज किसमें है? इन y, और किसके रेस्पेक्ट में? x।
y और x का रिलेशन है। क्या ये चेंज कांस्टेंट है? डेफिनेटली। अब इसी वाली बात को हमने एक दूसरा कर्व ड्रॉ करा जो कि ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। मानो कि एक पॉइंट मैंने ये लिया और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिए हैं, इसको मैंने लिख देता हूं x1 और इस वाले पॉइंट को मैंने लिख दिया है x2। क्या मैं इसमें जैसे यहां पे स्लोप ढूंढा था वैसे ढूंढ सकता हूं? देखो गौर से, नहीं। रीजन कि जब मैं इसको बनाऊंगा, ऐसे मिलाऊंगा p और q पॉइंट्स को, बोले p और q पॉइंट्स कहाँ हैं? लो नाम रख दो p एंड q। q के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और p का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। क्या यहाँ पर स्लोप जैसी बात, ट्राइंगल जैसी बात जस्टिफाई हो रही है? नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। बट हमको लाना स्लोप है, हमको y में चेंज देखना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो लाइन है ना यहां पर, इसको धीरे धीरे इसके पास लेके आया, देखो गौर से। फिर यहां इसको लाते लाते मेरा जो ये ट्राइंगल बनने का काम था वो लगभग लगभग सही होता जा रहा है। कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर मैं इस लाइन को, इसको बिल्कुल यहां लेके आऊं, एक रेफरेंस बीच में बना के बता रहा हूं आपको मैं, तो मुझे जो ये लाइन यहां मिलेगी वो ऐसी मिलेगी। ऑब्वियसली ये एक अच्छा ट्राइंगल नहीं है, बट उस पीले पहले वाले से, इस फर्स्ट वन से तो ये बेटर ट्राइंगल बन रहा है ना। पर मैं कभी भी इस पॉइंट से आगे जाके ट्राइंगल नहीं बना सकता। तो अब मेरी जो ये मजबूरी है वो मुझे ये बोल रही है कि मुझे x1 में बहुत छोटा सा चेंज करना है। कैसा चेंज करना है? बहुत छोटा सा। देखो मेरे को है ना इसमें कलर का डिफरेंस लेना पड़ेगा ताकि आपको दिखे। मैं यहाँ पर इसको ये पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, इतना छोटा। और इतना छोटा करने पर मैंने जब इसको बनाने की कोशिश करी स्लोप को ऐसा, तो जो भी लोग डीप में देखने वाले हैं, डीप ड्राइव करने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं सर ये तो अभी तक ट्राइंगल नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हम इस लाइन को, जो ये मैं ग्रीन लाइन को सरका सरका के ला रहा हूं ना, एक बार और कलर चेंज करना पड़ेगा इसका। अगर मैं इसको बिल्कुल इसके पास ले आऊं तो क्या मैं इसको, इसका टेंजेंट डिफाइन कर सकता हूं? बस इसी बात पे रुक जाओ, इसी बात पे रुक जाओ और इस पॉइंट को मार्क कर लो। इसको अगर हम x2 बोल रहे हैं, ये x2 ही शिफ्ट होके इधर आया है, तो मैं ऐसे बोलूंगा x2 इज x1 प्लस बहुत छोटा सा कुछ 0.0000000, बहुत देर के बाद में कहीं 1 लगा दो। कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि ये जो डेल्टा x है, जिसको हम x2 माइनस x1 लिखते हैं, ये बहुत छोटा है। इट इज वेरी नेग्लिजिबल। दैट्स वाई जो ये लाइन बनी है ना, ये वाली जो मेरी सबसे आखिरी में लाइन बनी है, इसको आप अपने ट्राइंगल सर्कल की इंफॉर्मेशन से क्या बोल सकते हो कि ये इस पर एक स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा। क्या है ये? स्पर्श रेखा। अब इसका पूरा प्रोसेस अगर समझें, यहां जो हमने लिखा है उसको अगर समझने की कोशिश करें तो देखो वो क्या बनती है बात। वो हम ऐसा बोल पाएंगे कि जो ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, इसको इस तरह से लिखो कि ये जो डेल्टा x है वो बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, बट जीरो नहीं चाहिए। बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में ऊपर जो लिखा है वो अंश, नीचे जो लिखा है वो हर, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को अगर आपने जीरो कर दिया, हर को जीरो कर दिया, तो ये क्वांटिटी नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो इसमें हम यहाँ पर एक गणितीय संक्रिया या मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के लिखते हैं लिमिट। इसका क्या मीनिंग है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एक बार समझना है कि हम आए कैसे। मैं फिर आपको बताऊंगा कि न्यूटन ने इसके बारे में क्या डिस्कशन किया था, कैसे बताया कि हम डिफरेंशिएशन पे कैसे आते हैं।
तो मैथमेटिकली डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जिसमें ये वाला टर्म, देखो गलत चीज पे ध्यान अटका के कॉन्सेप्ट को मिस मत कर देना। अगर ये जीरो है, ऐसा है, तो ही हम इसको क्या लिखते हैं, dy dx। इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसका, y का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। कभी भी जब भी कोई डिफरेंशिएशन करवाए तो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट। अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई dx ठीक है, बट किसके रेस्पेक्ट में, इस लाइन को भरपूर इज्जत देनी है आपको, डेल्टा वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जो यहां लिखा है। कई बार क्या करते हैं, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछा होता है और बच्चों को dy बाई dx रटा होता है, तो वो उसी फ्लो को आगे बढ़ा लेते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे। तो मैंने जो यहाँ पर स्टैब्लिश किया है स्टेटमेंट, आपको अगर बात समझ में आई तो हमने सिर्फ ये बोला है बच्चों कि अगर हमें किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना है तो हमें क्या ढूंढना होता है, हमें ढूंढना होता है उस पर एक टेंजेंट। क्या ढूंढना होता है हमको, एक टेंजेंट। जैसे मुझे बोला इस पॉइंट पर चेंज बताओ, स्लोप बताओ, तो मेरा क्या काम होगा, मैं इस पर टेंजेंट देखूंगा, एक स्पर्श रेखा डाल दूंगा ऐसे। और आपको समझ में आती है ये वाली बात कि टेंजेंट हमेशा किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर ही टच करता है। ये जो टेंजेंट है ना, इसी को हम स्लोप भी बोलेंगे, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। इसको अपन m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको अपन ने क्या बोला है, dy बाय dx। देखो ये है कॉन्सेप्ट। इसके बाद इसमें ना कुछ रिलेशंस आते हैं। अगर किसी को ये बात नहीं भी समझ में आई, वैसे तो आप इसको एक दो बार देखोगे और अपने रूल्स को फॉलो करोगे कि हमको पढ़ना है लिख के ही, तो आपको ये आ जाएगा। पर नहीं भी आता है तो इससे कोई खास नहीं फर्क पड़ता, क्वेश्चंस हो जाते हैं। पर कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है, क्योंकि हमारा एम क्या है, अपना पूरे कोर्स का जो नाम है वो प्रो फाउंडेशन सीरीज है। उसमें अपन 9 से 11th का जंप और 10 से 12th के कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं। इसके लिए ये आना जरूरी है। 9th और 10th क्लास में भी जो लोग ओलंपियाड और नेशनल लेवल की मैथमेटिक्स या ऐसे कंपटीशन को प्रिपेयर कर रहे हैं फिजिक्स को, उनके लिए भी ये क्लासेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज dy बाय dx। स्लोप ऑफ इस ग्राफ का क्या बन जाएगा, dy बाय dx। dy बाय dx को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, स्लोप या डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जिसका भी हम यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे, जिसको भी यहाँ इक्वेशन लिखेंगे, उसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब जैसे मेरे पास ये वाला कर्व है, ठीक है, मान लो मैं इसी वाले कर्व को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। ऐसे करके इसको मैंने सपोज ऐसे कर दिया, इस तरह से। तो अब आप देखो, जैसे इस वाले पॉइंट पर आपको स्लोप ढूंढना है, इस वाले पॉइंट पर स्लोप ढूंढना है। तो स्लोप ढूंढने के लिए क्या करना है, ये हमने यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब इस एंगल में और इस एंगल में जो कंपैरिजन होगा ना, उससे पता चलेगा, क्योंकि m अभी भी tan ऑफ थीटा ही है। dy बाय dx डेरिवेटिव की ही बात चल रही है अभी, इसको मिस नहीं कर देना है, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप हुआ। मान लो मैं इस कर्व को ऐसा कुछ बनाता हूं, यहां पे देखो, ये लिया, इसको ऐसे बनाया, इसको ऐसे करा और ये ऐसा कुछ हो गया है। अब मान लो मुझे इस ग्राफ में इस जगह पर स्लोप ढूंढना है। आप सिर्फ ये देख के बताना कि यहां पर एंगल पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। स्लोप ये वाला पॉइंट है, तो मुझे क्या चाहिए था इसमें, टेंजेंट। मुझे क्या चाहिए था इसमें, टेंजेंट। और टेंजेंट का मतलब क्या है, एक लाइन बना देनी है। देखो
इसको ऐसे लेता हूं ताकि शार्पनेस आपको नोट हो। तो ये एक टेंजेंट बन गया, और ये वाला एंगल चूंकि ग्रेटर देन 90 है, तो इसका मतलब ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव स्लोप समझ में आ रहा है ना। मैं इसी वाले ग्राफ में फिर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, यहां पर स्लोप कैसा है, ये है सपोज θ1 और ये 2, तो θ1 लेस देन 90 है, तो ये स्लोप है पॉजिटिव, और दूसरा वाला स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो यहां तक की बातचीत में मैंने आपको समझाया कि डेरिवेटिव का या डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग होता है। डेरिवेटिव करा भी तोड़ा है। अब मैंने आपको जो बोला था कि मैं न्यूटन वाली बात बताता हूं थोड़ी सी। भैया देखो, न्यूटन का ना बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि जो भी सर्कल आपको या कोई भी कर्व आपको जो भी टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, उसका एक छोटा पार्ट जरूर स्ट्रेट लाइन होगा। इतना सा कॉन्सेप्ट है उन भाई साहब का ये, ठीक है। कोई भी कर्व आपको कितना भी टेढ़ा मेढ़ा दिखे, उसका छोटा सा पार्ट, छोटा सा को मैं डिफाइन कर चुका हूं। अगर आपने x1 लिया है 10, तो x2 क्या, 10.0000000, और जब आपकी मर्जी लगे तो 1 जरूर लगाना सोने से पहले। मतलब वो बहुत छोटा है, बट उसको जीरो नहीं होने देना है डिफरेंस को। 10 अगर 1 है तो 10 में थोड़ा सा भी चेंज कितना है उससे कोई मैटर नहीं करता। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, छोटा छोटे पार्ट में तोड़ना, dy बाय dx। dy by dx, we are going to find the slope of any curve, geometrical meaning, इसका डिफरेंशिएशन का, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ढूंढ रहे अपन, डिफरेंशिएशन। क्या होगा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा स्लोप, ढलान। इसका ग्राफ का, या आप चाहो तो कर्व बोल लो, कर्व का स्लोप ढूंढना, ये हमारा डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। ठीक है, तो देखो बिना डिफरेंशिएशन को पहले डिफाइन करे, हमने यहां पर ये वाली बात स्टैब्लिश कर दी है कि कैलकुलस का एक पार्ट होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है, डिफरेंशिएशन, जिसपे हम चीजों को तोड़ते हैं। भाई बड़ी चीज है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने का बस मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। जैसे मैं इसका एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं आपको, इसके ज्यादा डेप्थ वाले मीनिंग पे नहीं जाएंगे। मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पर वही पढ़ेंगे जो हमको फिजिक्स में जरूरी है। देखो, जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, और मुझे इसमें ढूंढना है dy बाई डी एक्स। तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है n x n माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन। एग्जाम्पल, डेफिनेटली बिना एग्जाम्पल के कोई मतलब ही नहीं। आपने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इज, जो n है वो यहां पर क्या है, n इज 2, तो ये आएगा आगे। फॉर्मूला देखते रहना, और यहां पर x और साथ में 2 माइनस वन। तो सिंपल, कितना इजी सा काम है ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, पावर कितना है 1। दूसरा, कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। बोले ये क्या मीनिंग है, मैंने y इज इक्वल टू लिखा समथिंग कांस्टेंट, ये क्या है, एक कोई कांस्टेंट है। अब बोले x के साथ पढ़ा था हमने, तो स्टैब्लिश करो x के साथ। कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं x की पावर
0, x की पावर 0 कांस्टेंट होता है, एक नंबर है 1, साथ में इसको आप c मान लो। अब जब आप इसको डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो आप क्या लिखोगे, कुछ भी लिखोगे पर 0 को आगे लिखोगे, तो अंदर आप भले कुछ भी कर लो, रिजल्ट क्या आएगा 0। तो आपको याद रखना है कांस्टेंट का चेंज, भाई मीनिंग में आप खुद ही मीनिंग समझो ना इसका। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0। एक एग्जांपल और देखते हैं, y इज इक्वल टू 1/x²। ठीक है, फ्रीक्वेंटली काम आता है फिजिक्स में, वही एग्जांपल बताऊंगा जो यहाँ पे काम आएंगे। ध्यान रखना, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं हम, मेरे को ये बात अच्छे से ध्यान है और आपको भी ध्यान रखनी है। यहाँ पे लिखा मैंने इसको x-2, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव का मीनिंग होता है चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x देखना है। तो मैं क्या लिखूंगा -2, फॉर्मूला याद रखो अपना, ये रहा n x n -1, फिर यहाँ पर लिखूंगा x, फिर यहाँ लिखूंगा -2 और फिर -1, यानी कि क्या हुआ -2x -3, यानी आंसर क्या हो गया -2/x³। जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, आप थोड़ा थोड़ा सा काम करने लगोगे ना इस पे, तो ये आप जल्दी जल्दी से भी इन सारी चीजों को कर सकते हो। और देखते हैं एक और फॉर्मूला, केस से कोई आप पढ़ना चाहें तो। थर्ड, सपोज यहां पर एक लिखा है u और एक लिखा है v। यहां पर u भी फंक्शन ऑफ x है और v भी फंक्शन ऑफ x है। u और x दोनों ही फंक्शन हैं, u और v दोनों ही फंक्शन है x के। यानी कि कहने का मतलब, अब इसको ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल बाद में बताता हूं मैं इसका। यहाँ पे दो चीजें हैं, u है और v है, दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एग्जाम्पल बताता हूं। चलो, आपको इक्वेशन लिखा हुआ मिला है 5x3। अब यहां पर 5 भी है और x भी है। आप बोलो कि आपने बोला था फंक्शन है x का, तो आप बोलो कि नहीं ये कांस्टेंट है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट भी हो सकता है। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो देखें। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे dy/dx। ध्यान रखना, इसका ये मतलब नहीं होता कि d से d डिवाइड हो जाता है और y और x का रेशियो ले लेना। नहीं, ऊपर जो लिखा है वो है dy/dx, बोलना इसको ऐसे पड़ता है, हिंदी या इंग्लिश, dy/dx, dy/dx मत बोलना हिंदी में। यहाँ लिखूंगा मैं पहले u, जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज लिखा, सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करा, फिर बीच में साइन लगाया प्लस का, फिर v को एज इट इज लिखा और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करा। आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, पहले आप फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर लो, जैसे हमारा ये जो एग्जाम्पल चल रहा था उसी से देखो, y इज इक्वल टू 5x3 dy/dx। मैंने क्या करा, 5 को एज इट इज लिखा और फिर यहां लिख दिया d/dx ऑफ x³। ये मुझको डिराइव करना है, फाइंड करना है। प्लस यहां पर क्या लिखा, x³ को एज इट इज लिख दिया, दूसरा फंक्शन, और डिफरेंशिएट किसको करना है, dy/dx करना है 5 को। अब आप 5 में अपनी बत्ती जलाओ, 5 तो कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0, तो इसके सेकंड टर्म में काम ही नहीं करना है। यहां पर करा, 5 को एज इट इज लिखा, अंदर के ऑपरेशन पे फिर से ध्यान देना जिनको पहले नहीं समझ में आया, जो ये न्यूमरेटर में पावर में यहां लिखा हुआ है 3, उसको आपको यहां लेके आना है, फिर आपको यहां x लिखना है, फिर यहां पर 3 - 1 करना है और ब्रैकेट बंद कर देना है। तो आंसर कितना आ जाएगा 15x²। देखो, थोड़ी देर की बात है, चूंकि ये नया है ना, तो जैसे नया अपने घर में कोई मेहमान आता है या हमारा कोई दोस्त बनता है, तो उससे अपन को इंटरेक्शन करना पड़ता है।
ऐसा नहीं कि एक बार उनको पानी पिला दिया या चाय पिला दिया या गिफ्ट दे दी, कुछ बात कर ली उनसे और भाग गए अपन, फिर बात ही नहीं कर रहे। नहीं, कंटिन्यूसली आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा। हाँ, अगर उसके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो, नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, तो और कुछ छोटे छोटे से फॉर्मूलेज हैं, उनको करके अपन अपनी कंटेंट को, लाइब्रेरी को बढ़ाते हैं। देखो, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स इज कॉस एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। कैसे आया ये नहीं सोचना है, अगर आपने इस पे हाउ पे ध्यान लगाया हम हमारे रास्ते से भटक जाएंगे। ठीक है, हाँ, यूज कैसे करना है वो अपन देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे। जैसे अभी मैंने आपको यूवी मेथड बताया, एक एग्जांपल बताता हूं, देखो y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब यहां पे दो फंक्शन है, x भी है और साइन एक्स भी। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि हमने u ले लिया है x को और v ले लिया है साइन x को। रिकॉल करो फॉर्मूले को, u और v का फॉर्मूला क्या था डिफरेंशिएशन के लिए, dy अपॉन dx इज x को रोको, साइन x को डिफरेंशिएट करो, बीच में प्लस लगाओ, फिर साइन x को रोको और x को डिफरेंशिएट करो। अब आपको सिर्फ अपनी मेमोरी पे जोर देना होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। कैसे आया नहीं सोचना है। देखो, ये मैं ना साइंस की ग्रोथ को रोक नहीं रहा हूं, ये हमारा क्लास का टॉपिक ही नहीं है, अपन कैलकुलस पढ़ रहे हैं फिजिक्स के लिए, उसमें ये क्यों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस साइन एक्स, एक्स की पावर 1 तो मैं बार बार भी सिखा रहा हूं, देखो पावर आगे 1, फिर एक्स और 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 जीरो, और आपको पता है किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो आंसर क्या आएगा, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। वैसे मैं आपको इंश्योर करूं कि ये भी नहीं आएगा, पर यूवी मेथड बताने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो अपन को पता होने चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा इसमें नहीं लोड लेते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की बात समझ में आई है, और डेफिनेटली आएगी। इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं होती है, फिर भी मैंने यथासंभव थ्योरी बताने की कोशिश करी है, सिर्फ प्रैक्टिस है। अगर ये 28-29 मिनट की क्लास में भी 25 मिनट आपने जो स्टार्टिंग के 4 मिनट मैंने रिवीजन लगाए थे उसको अगर हटा देंगे तो भी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे लेवल पे कैलकुलस आने लगेगा। हम इसके एक क्लास और लेंगे जिसमें अपन इसके और फॉर्मूले पढ़ेंगे और फिर उसके साथ इंटीग्रेशन जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।